साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हुए बोलूँगा कि भाइयों, ये वीडियो पूरा देखें और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए बताई गई है। और साथ में जो क्लिप्स दे रहा हूँ वो क्लिप्स भी आप सभी देखेंगे तभी जान पाएंगे कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा। और मैं कोई वो मैंने आगे एग्जांपल दिया कि लोग फ्रॉड काम कैसे करते हैं। उस काम की भी एक छोटी सी क्लिप डाली कि लोग ऐसे फ्रॉड काम गूगल के साथ मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ सेंसरशिप नहीं है, जैसी मर्जी चाहे वैसी पोस्ट डाल लो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जैसलमेर में BSF के स्वर्गीय शहीद उप कमांडेंट जय सिंह भाटी का कल मूर्ति का अनावरण हुआ और वो 1996 के अंदर सोपोर के अंदर शहीद हुए थे। उप समादेशक थे, डिप्टी कमांडेंट थे। और आप सोचिए, हम सरकारों को दोष देते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक जैसे ही है कोई नहीं है। आज 25 साल के बाद में उस शहीद को जैसलमेर के चौराहे के ऊपर नाम मिला है, 25 साल के बाद में, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे कारगिल के कई शहीद अभी तक नाम के लिए, अपनी मूर्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को उनसे कोई लेना देना नहीं है और न ही घर वालों को लेना देना है। ये तो कम से कम घर वालों का इंटरेस्ट था। 25 साल से इन्होंने अपनी एक समिति बनाई हुई थी, तो ये इस समिति के तहत सरकार के पीछे पड़े रहे, तब जाके जैसलमेर की स्थानीय जो नगर परिषद है वगैरह है, या BSF का बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है जैसलमेर में, उसकी वजह से ये कामयाबी मिल पाई और कल वो मूर्ति का अनावरण हुआ। पूरे देश को इसके लिए साधुवाद, जैसलमेर को साधुवाद, BSF को साधुवाद और केंद्र सरकार को भी साधुवाद। अब इसमें मैं एक पहलू जोड़ना चाहूँगा दोस्तों, जितने भी देश के संगठन हैं, प्लीज़ आप अपने सभी एजेंडों में एक कॉमन प्रोग्राम ले लीजिए कि भी हम चाहे आर्मी के हैं, डिफेंस के हैं और चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का जो फोर्स देश के सीमा के ऊपर लगा हुआ है, सीमा पे काम कर रहा है और सीमा के ऊपर अपने देश की सीमा और सरहद के ऊपर लगे झंडे के लिए शहीद हुआ है, उसमें अर्धसैनिक बल या सेना के बीच में कोई फर्क नहीं किया जाए, ना अग्निवीर हो चाहे कोई भी हो, जिसने देश के लिए शहादत दे दी है उसको शहीद का दर्जा और शहीद की सुविधाएं अगर सरकार दे देती है और इस चीज़ को हम लोग अपने आंदोलन में मुख्य मुद्दा बनाएंगे तो हम उनकी आत्माओं को न्याय कर पाएंगे। क्योंकि जैसे सैनिक शहीद होता है वैसे तो BSF वाला होता है, वैसे भी तिब्बत पुलिस का होता है, वैसे BSF का होता है, वैसे ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का होता है, वैसे ही आसाम राइफल का होता है, वैसे ही सीमा सुरक्षा वाले होते हैं। जितने भी है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, तो जब वो शहीद हो गए, बाकी आप ठीक है अर्धसैनिक बल में रखो, जैसे रखना, कैसे रखना है, क्या रूल्स रेगुलेशन, सब आपके ऊपर डिपेंड है सरकार पे। लेकिन इतनी हाथ जोड़ के आदरणीय मोदी जी से विनती कि मोदी जी एक ऐसा अध्यादेश तो ले ही आओ कम से कम, कि जिसने देश के लिए सरहद के ऊपर तिरंगे झंडे के लिए और सरहद के लिए जान दे दी, वो चाहे अर्धसैनिक बल का हो चाहे वो सेना का हो, उसको सैनिक का दर्जा और वो वेलफेयर मिलना चाहिए। और ये सभी आप लोग सहयोग करेंगे तभी ये बात उठेगी, और ये बात उठेगी तभी जाके ये काम हो पाएगा। ये बातों से बात काम नहीं होने वाला है। ये हो गई। अब आते हम अपने मुख्य एजेंडे के ऊपर, जो बहुत ही जल्द हमारे सामने होने वाला है। कल गुरुवार था, गुरुवार के दिन संसद में, लोकसभा में बहस हुई। कांग्रेस के वेणुगोपाल ने 8th पे कमीशन के बारे में प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का उत्तर जो इंग्लिश में दिया गया वो भी मैंने पीछे लगाया है, वो आप उसमें देखना। और साथ में आज 28 तारीख को NDTV ने अपना एक न्यूज़ ब्रीफ भी जारी किया, NDTV न्यूज़ हैंडल से, जो कि हिंदी के अंदर निर्मला सीतारमण जी का भाषण का ही एक स्वरूप है।
यहाँ एक आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने उस पूरा क्लिप पीछे दिया हुआ, आप भी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो संख्या ली गई है केंद्रीय कर्मचारियों की ली गई है, डिफेंस फोर्स की नहीं ली गई है। और डिफेंस फोर्स के लिए एक अलग से लाइन लिखी गई है। अब वो लाइन मुझे नहीं समझ में नहीं आ रही है। दूसरा ये भी है साथ में कि डिफेंस को भी वही सारा ही फायदा मिलेगा जो कुछ भी है। ये मतलब संसद के अंदर जैसे एक तरह से लास्ट में जब इनकी बहस होती है, जब वित्त मंत्री उत्तर देती है, तो वो उत्तर एक मुझे लगता है कि डिफेंस के लिए वो जलेबी की तरह है कि वो वहां से रेफरेंस लेती है सिक्स्थ पे कमीशन का। सिक्स्थ पे कमीशन के अंदर हम भी जानते हैं कि वो 2006 में लागू हुआ था, उसके जो जितने भी वेतन लागू हो गया था 6 में, लेकिन जो भत्ते लागू हुए थे वो सितंबर 2008 में लागू हुए थे। उसके बाद में कुछ भत्ते बाद में जो अधिकारियों को और कुछ और सिविल कर्मचारियों को और देने थे जो उच्च अधिकारियों के लिए, तो वो जाके 2012 के अंदर सितंबर में क्लियर हुआ था वो बाद में। लेकिन ये पे कमीशन जो एस्टैब्लिश हुआ था मार्च 2008 में, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये बाकी कहीं पर भी सहमति नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद में भी आज जो निर्णय वित्त मंत्री बोल रही हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि मैंने कुछ केस निकाल के पीछे डाले हैं कि सिक्स्थ पे कमीशन के आज भी कोर्टों के अंदर उन भत्तों के अगेंस्ट में केस लगे हुए हैं, जिसमें सिविलियंस के बहुत है। मैंने डिफेंस के नहीं लिए, लेकिन वो केस आज भी चल रहे हैं जो कि 15 में, 17 में, 19 में, यहाँ तक कि 22 में भी केस है जो वो चल रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि भत्ते जो है वो इस तरह से मतलब निर्धारित किए जाएं कि जिसके अंदर कोई फर्क न हो और उसके लिए कोई लिटिगेशन में न जाए, और वो लिटिगेशन में जाते हैं तो बाद में सरकार को बहुत मुश्किल हो जाता है। और छठे पे कमीशन का आज 15 साल तक वो लिटिगेशन आज की सरकार भोग रही है। अगर उनका उद्देश्य साफ है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एनडीटीवी ने अपने ब्रीफ के अंदर, और यहाँ तक उनकी जो निर्मला मैडम की जो स्पीच है उसके अंदर भी डिफेंस का कोई नाम नहीं आता है। और यहाँ मुझे मतलब शक यही हो रहा है कि जो हमारा 2 साल का एजिटेशन है वो अभी अपने कुछ चरम सीमा पे है। ऐसा नहीं कि सरकार के संज्ञान में नहीं है, सरकार उसका सॉल्यूशन इस पे कमीशन में 110% रखेगी, आप देख लेना। इसलिए वो सरकार हमें सिविल कर्मचारियों के साथ न लेके वो अभी तक साइलेंटली हमारे को एक साइड में रखे हुए हैं, और एक सिर्फ अपना स्पीच में भी वही चीज़ है, वही चीज़ वो लिखित में भी जो न्यूज़ ब्रीफ में है कि भाई हाँ आपको है जो बेनिफिट सारे भी दिए जाएंगे और सेना को भी कोई नुकसान नहीं होगा। सेना को मुझे लगता है कि कुछ अलग ट्रीट करने का इनका अभी कुछ ऐसा मुझे लग रहा है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मैं इनके ऊपर जो रात दिन जो भी इनका स्टेटमेंट आते रहते हैं इनके ऊपर जो सोशल मीडिया पे ढूंढता रहता हूँ, इनके नोटिफिकेशन ढूंढता रहता हूँ, इनके मंत्रालयों के जो निकलते हैं तो वो ढूंढता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनको डिफेंस का अभी वो हो चुका है कि अगर हमने डिफेंस को अभी नहीं संभाला तो डिफेंस आगे राज्यों में नुकसान करेगी, और डिफेंस 101% आगे 2029 के अंदर बहुत बड़ा नुकसान करेगी, ये इनको लग चुका है। लेकिन कोई हमारा एक कोई भाई एलियन ऐसा भी हो गया है कि इसके अंदर सिर्फ हमारा नाम नहीं लेने से सीधा ही उसने डिक्लेयर कर दिया है कि जो 8वां पे कमीशन आ रहा है उसके बाद में जो हमारे पहले वालों को कोई उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, कोई पैसा नहीं मिलेगा। 8वें पे कमीशन के बाद में जो भी बढ़ोतरी मिलेगी वो 2026 के बाद में आए हुए पेंशनकर्ताओं को मिलेगी। वो भी क्लिप मैंने लगा दी, लेकिन मुझे लगता है वो एलियन की आत्मा है, वो मतलब संसार की समाज मतलब सामान्य आत्मा नहीं है। इसलिए मैंने इसके पीछे जो भी क्लिप लगाई है, आप हाथ जोड़ के मेरी इतनी विनती कि मैं आज ज़्यादा खुद बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपको बोलता हूँ वो क्लिप्स आप देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बंदा हमें क्या कहना चाहता है। ना देखे तो आपकी मर्जी है, मैं किसी को ज़बरदस्ती कर नहीं सकता। लेकिन जो मेरा पहला पॉइंट था उस पॉइंट पे तो सब कम से कम सहमत हो
कि चाहे कोई भी हो, शहीद को शहीद का दर्जा दिलाओ भाई इस देश के अंदर, उसके बीच में मत करो। घर से बंदा अगर तिरंगे के ऊपर कुर्बान हो गया है तो वो क्या सैनिक, क्या अर्धभक्त का सैनिक, और क्या कोई आम, क्या कोई खास, क्या कोई और। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। पथ प्रदर्शक जय सिंह, हमारे पथ प्रेरक जय सिंह, हमारे प्रेरणा पुंज जय सिंह, मां भारती के सपूत जय सिंह, छात्र धर्म के पुरोधा जय सिंह, रण के अद्वितीय योद्धा जय सिंह, रण के अद्वितीय योद्धा जय सिंह। भवानी सिंह जी देवड़ा वकील यहाँ मंच पर आए व्यवस्था के लिए। भवानी सिंह देवड़ा। अगर सिंह लूणा खुर्द लॉस नायक इनके परिवार से कोई आए हैं तो यह मंच पर पधारें। अगर सिंह भैंसड़ा इनके परिवार से, उत्तम सिंह मेहरा जो इनके परिवार से कोई भी आए हैं तो यहाँ अपना नाम दर्ज कराएं और इस मंच पर ऊपर विराजित हुए। अमित सिंह बंडोगा। रावल सिंह जी मेरा दोस्त। हेलो हेलो। और ये सबसे बड़ा जो आपके पास में ये सबूत है वो ये है कि गजट नोटिफिकेशन है जो कि शुक्रवार अगस्त 19, 2008 का, शुक्रवार अगस्त 29 का 2008 का, सितंबर में जब ये गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू किया गया था उसके आदेश के ऊपर, इसके अंदर इन चीज़ों के बारे में लिखा भी है, ठीक है ना। ये अधिसूचना जारी की गई थी नई दिल्ली। ये है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 1 खंड 5 के अंदर के द्वारा ये मतलब जो भी नियम बनाते हैं लघु नाम प्रारंभ, ये सरकारी कर्मचारी श्रेणियों की ये दी गई है। जो भी ये आप निकाल के आप सभी इसको, ये चढ़ाया हुआ गूगल के ऊपर है, इसको देख सकते हैं। और ये जो था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर ये गजट नोटिफिकेशन निकला था। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उस आदेश की कॉपी भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये जो भी हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद में डिले बहुत हो चुकी थी। तो उस आदेश के ऊपर ये पूरा का पूरा ये आपके सामने मैं ये इतना पढ़ के तो पूरा मैं वो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट जो बनाया गया था और ये उसके लिए ये आपके सामने में
ये दे रहा हूँ। और उसके बाद ये सारा उसके अंदर पूरा ही ये वेतनमान ग्रेड ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। इसमें कोई चीज़ की वो नहीं है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की सहभागिता पूरी थी, ठीक है ना। तब ये जाके मतलब 2006 में हुआ था। फिर आप सभी को ये भी पता होगा कि कुछ एक इश्यू दोबारा रेज हुए थे जो सितंबर 2012 में जाके फाइनल सेटिंग हुआ था, ये भी आपको पता होगा। अब भारत सरकार साथ में कुछ नहीं किया, साथ में बस उठा के सभी की पेंशन की ऐसी तैसी कर दी और पे की ऐसी तैसी कर दी। फिटमेंट फैक्टर के बाद में भी सब ऐसी तैसी करने के बाद में जो कुछ भी है अभी 8वें में नया क्या गुल खिलाएगी वो ये सरकार ही जानती है। लेकिन मैं ये पूरा ये गजट नोटिफिकेशन आपके सामने ये देखो दिखा रहा हूँ आपको कि ये भारत सरकार का गजट है, ठीक है ना। इसमें कोई वो नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। वो हिंदी का था और उसके बाद में ये फिर इंग्लिश में आ गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी जो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। जो छठे वेतन आयोग की एक बहुत बड़ी जो कमजोरी जो थी वो कमजोरी क्या थी कि 14 अगस्त 2008 को मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगति संगठन यूपीए सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। पिछला वेतन 1 जनवरी 2006 से और भत्ते जो थे 1 सितंबर 2008 से दिए जाने लगे थे। यानी कि भत्ते जो थे अब हम लोग के 1 जनवरी से 2008 के बाद में 2 साल और 9 महीने 2 साल 9 महीने के बाद में जो भत्ते थे वो मतलब स्वीकार किए गए थे, यानी कि जारी किए गए थे। तो ये सबसे बड़ा मतलब उस गवर्नमेंट की जो गलती थी, जिसके लिए कई केस है जो कोर्ट में पेंडिंग थे, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, किसी का आज भी चल रहा है। साथियों, संसद में हुई बहस में केसी वेणुगोपाल और वित्त मंत्री के बीच की बहस में जिन केसों का हवाला दिया गया, हालांकि वित्त मंत्री ने किसी केस का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अभी तक 6th पे कमीशन के केसों का असर पे और पेंशन के ऊपर अभी भी पड़ रहा है, जिसका कि दोबारा निराकरण करना या उनको मतलब रेगुलराइज करना या उसके ऊपर कोई पॉलिसी बनाना या कोई निर्देश बनाना वो 8th पे कमीशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वो केस हैं जो भारत संघ अन्य बनाम केपी सिंह अन्य 12 जनवरी 2017 का है। उसके बाद में भारत संघ हरानंद दिनांक 5 जनवरी 2019 का है। और ये सारी चीज़ें मतलब ये उत्तर प्रदेश बनाम वीरेंद्र प्रसाद 10 फरवरी 2020 का है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति का ये 6th पे कमीशन का है। केरल समाजम बनाम प्रतिभा दयाल कुलकर्णी मृत अक्टूबर 21 को, इसमें भी मतलब 6th पे वेतन आयोग का कुछ पंगा है। और बीएससी राजधानी पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत निगम 18 अक्टूबर 22 को, ये भी मतलब 6th पे कमीशन का है। और मार्च 2008 में छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतनमानों में संशोधन के लिए दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सरकार द्वारा एक आधिकारिक समिति गठित की गई थी। इस समिति को छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान के बारे में सिफारिशें करनी थी। इस अधिकारी समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, तो ये भी इसका भी हवाला दिया गया है। उसके बाद में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम RK शर्मा 28/2021 का केस जो पेंडिंग में जो चल रहा है। और उसमें ये भी है वेतनमान और महंगाई भत्तों, जहाँ तक महंगाई भत्ते के अलावा संशोधित भत्तों की बात है, 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। तो ये कई चीज़ें हैं जो मतलब छठा वेतन आयोग है जो ये मतलब कहीं न कहीं जो 7वां वेतन उन्होंने क्यों नहीं किया, ये तो ये सरकार ही बता सकती है या 7वां वेतन आयोग बता सकता है। जबकि ये 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद में ये पंगे जो उठे हैं वो छठे पे कमीशन को इंगित कर रहे हैं। तो ये 8वें में क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, और लोग इसके ऊपर बता रहे हैं कि भाई 8वें पे कमीशन के बाद में तो
जो पेंशनर्स है उनको मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं 8 रुपये कमीशन का। तो एलियन तो यहाँ तक पहुँच गए हैं, भारत से उठ के पूरे वर्ल्ड की खबर लाके, और यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि कुछ मिलेगा ही नहीं पेंशनियर को। तो जो पेंशन आ गए हैं, और 8 रुपये कमीशन के बाद में जो पेंशन जाएंगे उन्हीं को कुछ मिलेगा। तो क्या बता सकते हैं, ऐसी सरकार, ऐसे ही हमारे एलियन, ऐसे हमारे सारे अपने लोग, और किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। जब जो मिलेगा तब वो मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा पूरे देश में नहीं फैली है, ये 2-4 जगह पे आई है। एक तो मथुरू भूमिकोम पे, और इसका विरोध किया है केरला के सांसद ने। साथियों, एक बात तो पक्की होगी कि नंबर आएगा सबका। मोदी सरकार ये मथुरू भूमिकोम पे ये न्यूज है, उसके अलावा 2-3 और जगह पे ये न्यूज चली हुई है। वैसे इसका कोई वीडियो वो नहीं आया है। अब कितनी सच्चाई है क्या है, कोई पत्रकार है साइन मोहन ने इसका जो खबर का टाइटल डाला है, मौजूदा पेंशन भोगियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं, केवल नए सेवानिवृत्त ही पात्र हैं। और केरला से भी खबर आ रही कि केरला के कुछ अखबारों में ये न्यूज छपी है। पूरी खबर पे चलते हैं। केंद्र ने पेंशन नियमों में संशोधन पेश किया। संशोधित लाभ केवल उन लोगों को मिलेगा जो इसके लागू होने के बाद सेवानिवृत्त होंगे। सेवानिवृत्ति की तिथि पात्रता निर्धारित करेगी। नई दिल्ली, केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगी अब संशोधित लाभ के पात्र नहीं होंगे। वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों को ही संशोधित लाभ मिलेगा। अब सरकार के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि सिफारिशों को कब लागू किया जाए। अब सरकार के पास यह तय। साथियों, ये जो 28 मार्च का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो स्टेटमेंट है, ये बहुत ही इस पे कमीशन के अंदर मायने रखती है। 8 पे कमीशन न्यूज़ देश भर में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। इसके लागू होने के बाद उसकी बेसिक सैलरी और अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इस पर बड़ा अपडेट किया है। वो क्या है, 8वें वेतन आयोग पर क्या बोली वित्त मंत्री? वित्त मंत्री ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में को लेकर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT समेत कई अहम मंत्रालयों से स्पष्ट इनपुट मांगे गए हैं। आयोग की सिफारिश आगे और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार करने के बाद ही सैलरी और पेंशन में बदलाव की पूरी तस्वीर साफ होगी, यानी कि पूरी रिपोर्ट्स नहीं आई है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत में इस समय करीब 36.57 लाख केंद्रीय कर्मचारी 1 मार्च 2025 तक और 33.9 लाख पेंशनर्स 31 दिसंबर 2024 तक है। इसके अलावा डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा, यानी कि वो उनकी अलग बात कर रहे हैं और डिफेंस का अलग से बात कर रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस कर्मचारियों और उनके पेंशनर्स को भी इस वेतन आयोग से लाभ मिलेगा। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने जो पेंशन कर्मचारी गिनती की है वो सिविल कर्मचारियों की गिनती की है, जो 33.91 लाख पेंशनर्स और अपना 36.57 लाख केंद्रीय कर्मचारी, उनकी बात की है। और यहाँ पर वो डिफेंस कर्मचारियों की अलग से बात कर रही है। अब क्या बोल रही है, जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिली। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट की केंद्र सरकार पेंशन का समानता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, PM नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूर दे दी है। अब आगे क्या बोले, सभी सरकारी पेंशनर्स को मिलेगा बराबर फायदा। इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी और भत्तों में संशोधन करना है। वित्त मंत्री ने बताया कि लोकसभा में पास हुए फाइनेंस बिल में ऐसे नियम बनाए गए हैं जिससे सभी सरकारी पेंशनर्स को एक समान लाभ मिले और उनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव न हो।
यानी कि सिविल हो चाहे डिफेंस हो या कोई भी हो, सभी सरकारी कर्मचारियों को भत्ते एक समान मिले। अब आगे क्या बोल रहे हैं, पेंशन को लेकर क्या बदलाव किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से पहले और बाद में रिटायर हुए सभी सरकारी पेंशनर्स को समान पेंशन मिल रही है। जो अपन ओआरओपी की बात कर रहे हैं, नए नियम के तहत किसी भी पेंशनर की मौजूदा पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है ना, कोई मतलब इसमें पेंशन राशि में बदलाव नहीं। नए नियम के तहत किसी भी पेंशन के मौजूदा में पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया। रक्षा पेंशन पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अलग नियम लागू होते हैं। यानी कि रक्षा मंत्रालय या रक्षा कर्मियों के लिए अलग नियम लागू होते हैं कि उनको ऊपर भी मैंने बताया कि अलग से टैकल किया गया है इस पे कमीशन में, और यहाँ पर भी वो अलग ही टैकल करने की बात कर रही है। ठीक है ना। वित्त मंत्री ने बताया कि 6वें वेतन आयोग से 1 जनवरी 2006 के पहले और बाद में रिटायर हुए कर्मचारियों के पेंशन में फर्क रखा था। यानी कि जो 6 पे कमीशन था उसमें जो मतलब पहले रिटायरमेंट हुए और बाद में रिटायरमेंट हुए, उसके जो पेंशन में जो था उसमें फ़र्क था छठी वाली में, और वो कांग्रेस की अगुवाई की सरकार को दोष इसका दे रहे हैं। और 7वें पे कमीशन में इसको जो भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया था। तो ये एक एलिगेशन लगाया है उन्होंने कांग्रेस की सरकार को। जल्द ही 8वें वेतन आयोग के लिए एक चेयरपर्सन और कम से कम 2 सदस्यों वाली कमेटी गठन की जाएगी। यह कमेटी सभी संबंधित पक्षों में चर्चा करेगी और सैलरी और पेंशन में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिशें देगी। इसके बाद सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। All the issues, disparities, and even representations which were given by employees before making their recommendations. The 6th Pay Commission report was submitted in 2006. In March 2008, which thereafter, after careful consideration, was accepted by the government then, March 2008. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th Central Pay Commission, was similar to the previous CPCs. So, it was accepted then by the government in March 2008. By this amendment that we are bringing in, the government is actually restoring that which was accepted in March 2008, and the 6th Pay Commission recommendation therefore is being honored and respecting it as an expert body. That is what is the objective and the aim of this amendment which is being introduced in this. So 2008 Honorable Member Venugopal will know the government accepted it, and it is that which we are restoring today. Yes, because yes, I will. No, don't worry, I hear you. After 16 years. Oh, please, no, please sit down. Honorable Member, please sit down, I'll tell you. Why is after 16 years, sir? Several court cases were going on. We had to wait for the verdict to come. And then we've gone back to saying, yes, now all the hearings are over, verdicts have been received. We are going back to honoring the decision which was taken in 2008. But in between there were litigation. How could I violate that? So I'm not misleading the House. Honorable Member Venugopal should please go back to analyzing if I've said anything wrong, and if this necessary amendment is reflective of a decision taken during their government. अभी साथियों, आपको भ्रमित करने के लिए देखो, मैं ये गूगल है आपके सामने खोला हुआ है, और ये लोग जो आपको भ्रमित करने वाले भी आपके साथ में ही हैं। पे कमीशन से पूर्व ही हो गई, बल्ले बल्ले, चाहे कोई भी हो। ये नीचे एक साहब और दूसरे दे रहे हैं, खुशखबरी 8 CPC की प्री अप्रूव टेबल भी जारी हो गई, जबकि उसका अभी कोई नामो निशान ही नहीं है 8 पे कमीशन का, आसपास में ही कुछ भी। ठीक है ना। अभी तक मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिपार्टमेंटल से ही गवर्नमेंट के पास में नहीं आए हैं, जो कि ये मतलब कल की खबर में था और कल की डिबेट में भी था। खुशखबरी 8 CPC के प्री अप्रूव टेबल जारी, पे लेवल 1 से 18 तक आपको पेंशन दिखा दी है। यहाँ देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज है, सभी केंद्रीय कर्मचारी को महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी।
सैलरी में 9,216 रुपये का हुआ इजाफा, DA हाइक, ठीक है ना। ये देखो 2 डे सरकारी, 3 डे। 19 साल बाद पुरानी पेंशन हुई बहाली, सभी कर्मचारियों को खुशी लहर। तो ये इनको बढ़ावा कौन देता है? आप लोग जो ये खबर बस देखते ही सीधे ही टूट पड़ते हो और फटाक से 2 घंटे के 4 घंटे के अंदर उसको 40,000 व्यूवर्स दे देते हो। उसकी कमाई हो गई, उसने यूट्यूब ने दे दिया, उसने अपने खाते में डाल लिया, आप करो अपनी ऐसी तैसी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 8 CPC घोषणा, पूर्व सैनिकों को मिलेगा न्याय, दिग्गजों की सटीक रणनीति, महंगाई भत्ता 2025 यहाँ 3% आ गए। तो ये जो है ना, आपको क्या बताएं, ठीक है ना। 20% एडिशनल पेंशनर, 80 साल की बजाय 65 साल, सभा में सवाल। और जबकि यहाँ एक गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है कि वो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं करने जा रही है, और स्टैंडिंग कमेटी की मांग खारिज कर दी है कि 80 साल के बाद में ही 5% लागू होगा। लेकिन फिर भी हम लोग सुनते हैं, तो किसी की कमज़ोरी नहीं है भाई, हम ही देते हैं इनको ये मौका कि हम खूब देखते हैं, आप ये झूठे बना बना के हमें दिखाते जाओ।